और मित्रों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर एक रिपोर्ट की बहुत चर्चा हो रही है और वो रिपोर्ट है मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। मैं चाहूंगा कि आप उनके बयान को पूरा सुनिए। 13 अगस्त 1980 को ईद के अवसर पर मुरादाबाद में हुए दंगे के संबंध में सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उस दिन ये दंगा कुछ कट्टरपंथियों द्वारा प्रायोजित थी। वो कहा जाता है मुस्लिम लीग के प्रदेश पदाधिकारी ने ये षड्यंत्र किया था और नमाज के दौरान एक अफवाह फैलाई गई कि 200 मीटर दूर पासी और वाल्मीकि बस्ती से सुअर आ गया और नमाज के दौरान घुस गया। उसी से पथराव किए गए और उसमें टारगेट डीपी सिंह ओसी, जो एडीएम रैंक के प्रभारी थे, उनको डीएमएसपी के सामने खींच करके क्राउड ने पत्थरों ईंटों से पूंछ करके मार डाला। 19 पथराव किया गया। गल शहीद चौकी में आग लगा दी गई, राइफलें लूट ली गईं और जो पुलिस के जवान थे उनको उसमें जला दिया गया। दंगा चलता रहा, 4 महीने तक चलता रहा और इसको रंग दिया गया कि साहब इसके लिए पीएसी दोषी है। वो पीएसी फोर्स जिसने इस प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, चाहे हैदराबाद का पोलो ऑपरेशन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी रहा हो, चाहे आजादी के बाद पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर की गार्डिंग कर रहा हो, और ऐसा बदनाम किया गया फोर्स को कि मुरादाबाद में कांग्रेसी जमाने में पीएससी लगना बंद हो गया। वहां कहा जाता था केवल आप रैपिड एक्शन फोर्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेला, वो आज कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, इन सब लोगों जो उसको दबाए रखी, उनके चेहरों का बेनकाब होगा। उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी हार गई और इस हार के बाद से अब लगातार एक मंथन चल रहा है लोगों के बीच में और लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या मोदी को 2024 के चुनाव में हरा सकते हैं। तो इस मुद्दे पर भी जो है प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मोदी के खिलाफ जो लीडर्स लड़ना चाहते हैं चुनाव, उनकी क्षेत्रीय दल हैं, उनकी आवाज़ें क्षेत्रीय हैं, जबकि मोदी की जो आवाज़ है या मोदी की जो एक तरह से पर्सनालिटी है या मोदी का जो प्रभाव है वो सिर्फ किसी क्षेत्र में नहीं है, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो इसीलिए अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मोदी को हरा पाना अभी भी इतना आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में। देखिए, रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है, ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। और मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल, ये सब लोग बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक इनकी अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो मोदी को हराने की बात कर रहे हैं या बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन। देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन।
और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना। मित्रों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी हम बात करना चाहेंगे। आप जानते हैं हमेशा कि इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर देखा जाए तो कोई सबसे बड़ा अगर चेहरा है हिंदुत्व का तो वो खुद हिमंता बिस्वा शर्मा है। और हिमंता बिस्वा शर्मा के को लेकर के जो है ओवैसी इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर काफ़ी आरोप लगाए हैं और इसके अलावा उन्हें एक बार फिर से उन्होंने द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर काफ़ी अपनी नाराज़गी जताई है। हालांकि इस फिल्म को देखकर जो लोग आ रहे हैं वो बात एकदम साफ कह रहे हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं गई। फिल्म जो है फैक्ट्स पर आधारित है और फिल्म जो है वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट के जो चरमपंथी विचार हैं उनके खिलाफ है। और अगर आप देखें तो इस पूरी फिल्म को जो लोग देखते हैं तो अफगानिस्तान के जो पुलिस वाले हैं जो कि उस लड़की को इंट्रोगेट कर रहे थे, उससे पूछताछ कर रहे थे, वो जो लोग थे वो लोग खुद ही जो है इस्लाम धर्म के लोग थे। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये जो फिल्म जो है ये किसी धर्म को लेकर के नहीं है, ये एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ बनी फिल्म है। तो आखिर ओवैसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी भाई। और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्रीज से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।